Good morning, class 12. Welcome to e-learning class. हमने इससे पहले 4 लाइव क्लासेस में डिस्कस किए थे. चैप्टर 1 हम लोग कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे. और आज मैं जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं. और जो बच्चे ऑलरेडी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए भी एक तरह से ये रिवीजन होगा. मैं जो लाइव क्लास में पढ़ाया हूं उसको आप रिपीट देख सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए मैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस को मैं 4 लाइव क्लासेस में जो भी चीज बताया हूं उसको मैं यहाँ पे फिर दोबारा पढ़ाऊंगा. ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा. ओके, चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर 1 है. ठीक है, हम चार्ज के बारे में पहले पढ़ेंगे. चार्ज 2 तरह के चार्ज है. एक हो गया पॉजिटिव चार्ज, उसको हम प्लस क्यू लिख सकते हैं. एक हो गया नेगेटिव चार्ज, तो उसको नॉर्मली माइनस क्यू लिखते हैं. सिंबल है, चार्ज को क्यू लिखा जाता है. चार्ज को सिंबल क्या लिखते हैं हम लोग? क्यू लिखते हैं. 2 तरह का चार्ज है, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज. नंबर 1 पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है. COULOMB सिंबल है कैपिटल C. चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम. चार्ज का SI यूनिट क्या है? कूलम. ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए अपने कॉपी में. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. Types of charges. There are 2 types of charges. Number 1 positive charge, number 2 negative charge. ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट. और ये सेकंड पॉइंट आप बना सकते हैं. द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम. ठीक है, अच्छा देखिए हम लोग चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं. सिंपल है, आप डे टू डे लाइफ में भी करते हैं. एक प्लास्टिक स्केल को अगर आप ऐसे हेयर में ही रब करेंगे और छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा रखेंगे सामने, तो ये एक्ट्रैक्ट कर लेता है. करता है कि नहीं? तो जैसे हम रबिंग करते हैं प्लास्टिक स्केल को हेयर में, प्लास्टिक स्केल में चार्ज डेवलप होता है. मैं और एक एग्जांपल दूंगा. अगर ये एक ग्लास रॉड है, ये एक सिल्क क्लॉथ है, ये एक ग्लास रॉड है, ये एक सिल्क क्लॉथ है. दोनों को अगर ऐसे रबिंग किया जाए, दोनों को क्या किया जाए? रबिंग किया जाए, रब किया जाए, तब इसमें ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा. सिल्क रॉड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड. सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा. देखिए, रबिंग से पहले कुछ नहीं हुआ,
रब करते हैं तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन चला जाता है सिल्क क्लॉथ को रबिंग के दौरान। कौन इलेक्ट्रॉन? ये ग्लास रॉड का जो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, एटम का जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, वो रबिंग प्रोसेस में ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सिल्क क्लॉथ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज कहते हैं बेसिकली। क्योंकि इसके एटम से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो वो एटम पॉजिटिव हो गया है, उसमें प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया है, तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो इसलिए हम दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज मानते हैं। वैसे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है। उस एटम का जो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो स्टेट है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम में सेम रहता था, तो इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो एक एक प्रोटॉन हर एटम में ज्यादा हो जाएगा जितना इलेक्ट्रॉन चला गया है। तो देन द मैटर इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसी तरह से दो तरह का चार्ज हम मानते हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है, ठीक है। कोई कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, देखिए यहां पे कुछ देर तक ये इलेक्ट्रॉन रुकेगा, लेकिन इसको कंटिन्यूअस फ्लो एस्टैब्लिश नहीं हो पाता है, ठीक है। कुछ समय तक इस रबिंग प्रोसेस में कुछ समय तक ये बॉडी चार्ज हो जाएगा, उसके बाद वो चार्ज डिसअपीयर हो जाएगा, बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करते हैं तो कोई एक कंडक्टर है, कोई एक वायर है जिसमें हम कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो को एस्टैब्लिश कर पाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो को हम चार्ज फ्लो मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही हम चार्ज मानते हैं। जो इस चार्ज की हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग एदर अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नॉर्मली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी थॉट ऑफ एज इफ चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक मेटल रॉड में, एक मेटल वायर में, एक कॉपर वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये हमने आज समराइज किया, चार्ज के बारे में आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं मिटा दूं इसको, आप लिख लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चैप्टर का नाम है, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। रबिंग इज ए मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसे मैं बता रहा था कि रब करेंगे एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होगा। मैंने और एक चीज लाइव क्लास में बताया था, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, ठीक है। देखिए अगर दो चार्ज है, एक है Q1, एक है Q2, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दोनों चार्ज में डिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। अगर देखिए, अगर एक को हम पॉजिटिव मानेंगे तो एक को नेगेटिव मानेंगे, तो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, ठीक है। अगर दोनों को पॉजिटिव मानेंगे तो दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होता है। लाइक चार्जेस रिपील ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यही थ्योरी है, ठीक है। तब देखिए अगर ये दोनों चार्ज अगर r डिस्टेंस में है, दोनों में अगर चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, कूलम्स लॉ ये कहता है कूलम्स फोर्स और कूलम्स फोर्स, और इसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F, ठीक है। F
is directly proportional to Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ज्यादा चार्ज होगा तो दोनों में ज्यादा फोर्स होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? Q1 Q2 के प्रोडक्ट से, Q1 इंटू Q2। एंड F is inversely proportional to square of the distance between them। F is directly proportional to 1 by R square। 1 by होता है तो उसको इनवर्स स्क्वायर कहते हैं, हम इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब डिस्टेंस अगर दूर दूर बढ़ेगा, ये डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फोर्स घटेगा, तो दोनों में इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। बाय इंक्रीजिंग आर एफ विल डिक्रीज, इसको कहते हैं इनवर्स। लेकिन यहां पे बाय इंक्रीजिंग Q1 और Q2 एफ विल इंक्रीज। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है कि कूलम्स फोर्स ये दो चीज पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इसी को कहते हैं कूलम्स लॉ। ये जो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है इसी को कहते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को मैं एक बार फिर यहां लिखूंगा, ठीक है, और मैं आप लोग भी लिख लीजिएगा जो बच्चे लाइव क्लास अटेंड नहीं किए हैं। कूलम्स लॉ को लिखेंगे, द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स the Coulomb's electrostatic force between two charges is directly proportional to the Coulomb's electrostatic force between two charges is directly proportional to the product of two charges, मतलब Q1 into Q2 and inversely proportional to the square of distance between them, square of distance between them। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, ये वर्बल स्टेटमेंट है, इसको लिखना जरूरी है। कूलम्स लॉ है ये। द कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, चाहे वो एट्रैक्टिव फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स हो, इट डिपेंड करेगा टाइप ऑफ चार्ज के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मैं मिटा दूं, आप लिख लीजिए इसको, फिर इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, जस्ट यू नोट डाउन इट सो दैट वी कैन रब इट। मैं मिटाता हूं इसको। ठीक है, इसका मतलब है कि F is directly proportional to Q1 into Q2, F is inversely proportional to square, F is equal to K into Q1 Q2 by R square। तो K is a proportionality constant। जब ये proportionality सिंबल हटाएंगे तो इक्वल टू अगर लिखेंगे तब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहां पे K है, K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। K को हम कैसा लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K को हम ऐसा भी लिखते हैं। तो ये यहां पे K का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसका एक वैल्यू होगा, ठीक है। 9 × 10⁹, तो K का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। ओके, 9 × 10⁹, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर। ओके, आप लिख लीजिए इसको, मैं इंतजार कर रहा हूं। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। R के ऊपर 2 है स्क्वायर, आर स्क्वायर। K को कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। K को हम ऐसा नॉर्मल लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E है ये, इस तरह से E है ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको हम कहते हैं EPSILON, एप्सिलॉन। इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? परमिटिविटी। E नॉट रहेगा तो ये वैक्यूम का परमिटिविटी हम मानते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिए, मैं मिटाता हूं, मिटा के मैं एप्सिलॉन नॉट का भी मीनिंग लिखता हूं। रिटन, ओके। ठीक है, तो ये आपका कूलम्स फोर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, K के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। This is called Coulomb's law. This is called Coulomb's law. ठीक है, Coulomb's law, और where 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। तो ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो परमिटिविटी फॉर वैक्यूम, मतलब दोनों चार्ज अगर एयर में है, दोनों चार्ज अगर वैक्यूम में है, तब ये परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट हम कहते हैं। अगर दोनों चार्ज कोई दूसरे मीडियम में रहेंगे तो सिंपली हम एप्सिलॉन ही लिखेंगे। एप्सिलॉन 0 लिखने का मतलब है कि दोनों चार्ज एयर में है, तो परमिटिविटी फॉर वैक्यूम और एयर, इसका वैल्यू है, परमिटिविटी का क्या है? वैल्यू है। मैं लिखता हूं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट ऐसे रहेगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस तरह से इसका यूनिट रहेगा। और ये 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन को परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? परमिटिविटी। मतलब कि दोनों मीडियम में जो चार्ज प्रेजेंट है, वो चार्ज, वो मीडियम का इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स क्या है, ये बताता है। ये मीडियम डिपेंडेंट है, ठीक है। दोनों चार्ज अगर एयर में है तो एयर भी तो अपना एटम्स आयन से बना है ना, एटम से बना है एयर भी, एयर में भी मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है। तो उस मीडियम का इस चार्ज के ऊपर क्या इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स है,
ये परमिटिविटी डिसाइड करता है, इसीलिए ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। लेकिन आगे जाके परमिटिविटी का इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि कोई भी मीडियम में अगर कोई चार्ज है तो मीडियम का क्या रेस्पॉन्स है, मीडियम का क्या रिएक्शन है, मीडियम उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो परमिटिविटी वैल्यू मीडियम का बताता है। तो ये इलेक्ट्रिकल रेस्पॉन्स ऑफ द मीडियम टू द चार्जेस, ये परमिटिविटी डिसाइड करता है। इसका वैल्यू एयर के लिए कितना है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका वैल्यू बहुत ही कम है, लेकिन वैल्यू है। ठीक है, प्रॉब्लम्स में हम वैल्यू इसका डालते हैं, परमिटिविटी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, परमिटिविटी। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, कूलम्स लॉ।